नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। पूर्वांचल का एक जिला है गाजीपुर। कहते हैं कि यहाँ अफीम अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं और यही की मिट्टी में पैदा हुआ एक शख्स सिपुर्द खाक होने को है। नाम है मुख्तार अंसारी। उसे जेल में रहते हुए 19 साल हो गए थे और बांदा का मेडिकल कॉलेज उसे बार बार अपने पास बुला रहा था। दरअसल ये उसकी मौत का बुलावा था, जो 36 घंटों के दरमियान उसे 2 बार यहाँ लाया गया। सोमवार को तबीयत बिगड़ी तो उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। इसके बाद तबीयत सामान्य होते ही उसे वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन गुरुवार को दूसरी और आखिरी बार उसने अस्पताल में दस्तक दी। इस बार उसे दिल का दौरा पड़ा था और कुछ ही देर में गुनाहों का बेताज बादशाह अपनी सांसें गिन रहा था। तभी खबर आई कि एक था मुख्तार। वो तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। दामन पर चस्पा 59 मुकदमों वाले 5 बार के माननीय विधायक लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको पीठ बताकर, पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के बीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल। उनकी पूरी घटना पे जांच बैठ गई है। उनके बॉडी का आज पोस्टमार्टम हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। मुझे लगता है कि या तो अभी तक आ गया हो या थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये एक दुर्घटना हुई है, उसकी पूरी जांच होगी। 3 दिनों से बीमार चल रहे मुख्तार अंसारी की मौत के करीब 1.5 घंटे बाद यानी करीब 10:30 बजे खबर सार्वजनिक कर दी गई और इसी के साथ यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। बांदा से पूरन राय, प्राइम टीवी। मुख्तार अंसारी का दी एंड हो चुका है। एक ऐसा डॉन जो पूर्वांचल की राजनीति के साथ ही वहां माफियागिरी में भी डॉन हुआ करता था, सरताज हुआ करता था, लेकिन अब वो माफिया मुख्तार दी एंड उसका हो चुका है और अब से कुछ घंटों बाद यानी करीब 9 से 10 घंटों बाद उसका अंतिम संस्कार यानी उसे सिपुर्द खाक कर दिया जाएगा गाजीपुर जिले में। इसको लेकर भी तमाम तरीके के इंतजामात किए गए हैं और क्या कुछ इंतजामात है इसे लेकर अब से कुछ ही देर में हमारे संवाददाता गाजीपुर से भी और लखनऊ से भी संवाददाता जुड़ेंगे और हमें जानकारी मुहैया कराएंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। पवन मिश्रा गाजीपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन मिश्रा, चित्रकूट से करीब 8:30 बजे ये काफिला निकलने को था, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना के बाद पहले तो उनके पैतृक आवास से सन्नाटा छाया हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे भीड़ जुटना शुरू हो गई। इसके बाद पैतृक आवास से लेकर कब्रिस्तान तक पूरे मोहम्मदाबाद को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब बात करते हैं सिपुर्द खाक होने की, तो आपको बताते चलें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी का जिस एम्बुलेंस से शव लाया जा रहा है वो कौशाम्बी की सीमा में प्रवेश कर गया है। यानी अब से ठीक 1.5 घंटे बाद वो इलाहाबाद पहुंच जाएंगे और इलाहाबाद से करीब 3 घंटे में वो बनारस आएंगे और बनारस से लगभग 2 घंटे में वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे कि लगभग वो रात 1:30 से 2 बजे के बीच में अपने पैतृक आवास पे पहुंच जाएंगे। जी, 2 से 3 बजे के आसपास वो अपने पैतृक निवास गाजीपुर जिले में पहुंच जाएंगे। उनके सिपुर्द खाक को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं गाजीपुर में? जी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में था और आपको हम बताते चलें कि कालीबाग कब्रिस्तान जो माफिया मुख्तार अंसारी के खानदानी कब्रिस्तान माना जाता है और आपको बताते चलें पहले उनके पिताजी की कब्र है, उसके बाद उनके माताजी की कब्र है, ठीक उसके बगल में ही मुख्तार अंसारी की कब्र बनाई गई है। तो आपको बताते चलें कि लगभग 11 बजे से मुख्तार अंसारी की कब्र की
बनाया जा रहा था, जो लगभग शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में खत्म हुआ। जी, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कासगंज किस जेल में बंद है उनका बेटा, तो उसने जो है याचिका भी दायर की है कि उनको अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए भेजा जाए। तो क्या कुछ उसे लेकर अपडेट, और साथ ही यह भी बताइएगा कि उनके जनाजे के वक्त कौन कौन उनके परिवार से शामिल होगा। जी, आपको हम बिल्कुल बताते चलें कि पहले उन्होंने हाई कोर्ट में मेंशन दिया था याचिका, लेकिन वहां बात नहीं बनी। फिर उन्होंने वो याचिका सुप्रीम कोर्ट के लिए गई है जी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। और आपको बताते चलें कि इससे पहले उनके पैतृक आवास से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का वहां तांता लगा रहा है, जिसमें आपको हम बताते चलें कि जनपद की 7 विधानसभा है, जिसमें 3 से 4 विधानसभा के विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंचे और वहां उन्होंने शोक प्रकट किया। और लगातार उनके परिचितों का आना जाना वहां पे लगा हुआ है। और आपको बताते चलें कि सुबह जो है कब्रिस्तान के पास कोई खास भीड़ नहीं देखी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, करीब हम आपको बताते चले 6 बजे के बाद कब्रिस्तान को भी पूरे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं या उनके साथी हैं, आपको ये भी बताते चलें कि जनपद गाजीपुर की एक पुलिस की स्पेशल टीम ऐसे लोगों पर नजरें बनाए रखी हुई है। और आपको ये भी बताते चलें कि उनके भतीजे ने एक ट्वीट किया है। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया कि कल दोपहर 1 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन बाद में उस ट्वीट को बदल के फिर उन्होंने ये सवेरे 10 बजे के लिए उन्होंने मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक होने की बात कही है। पवन, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि उनके बेटे की ओर से उमर अंसारी कह रहे हैं, उनकी बातचीत का वीडियो भी ऑडियो भी वायरल हुआ है बाप के साथ में, पिता के साथ में, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फिट हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने बेटे ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं प्रशासन पर हो, उन्होंने कहा है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अफजाल अंसारी की ओर से या परिवार के अन्य मेंबर्स की ओर से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है इस पूरे मामले में। जी, हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि उमर अंसारी से पहले, जब मुख्तार अंसारी की 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ी थी, उस वक्त अफजाल अंसारी ने खुद मीडिया से बताया था कि उनकी हालत थोड़ी सी चिंताजनक है। और उन्होंने आरोप भी लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया, सरकार से गुजारिश की कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, जब मुख्तार अंसारी की तबीयत पहली बार खराब हुई थी, तो वो अपने पैतृक आवास से अफजाल अंसारी बांदा के लिए निकले। लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी जब ठीक ठाक फिट हो गए, जब वो जेल जाने को फिर से तैयार हो गए, तो वहां से फोन बताया गया अफजाल अंसारी को कि अब आपके भाई ठीक है, लिहाजा वो फिर अपने पैतृक आवास पे आ गए। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद ही एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी। तब उमर अंसारी ने ये संदेह जताया था कि हमारे पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है। पवन, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में मुख्तार की पैरोकारी की जा रही है और निशाने पर योगी सरकार को रखा जा रहा है। हमदर्दी के पीछे दरअसल वजह है तुष्टीकरण। जी, आपको हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में भी सबसे बड़ा नाम है। कारण ये है कि यहाँ लोग बताते हैं कि वो गरीबों का मसीहा माने जाते हैं। आपको एक बताते चलें कि आज मुख्तार अंसारी जिस जगह यानी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जहाँ पे वो उनका पैतृक निवास है, आज आपको बताते चलें कि वहाँ की सारी दुकानें बंद थी। और आपको ये भी बताते चलें, जब उनकी मौत की सूचना रात में करीब उनके परिचितों को यानी स्थानीय निवास लोगों को पता चली, तो भारी संख्या में उनके पैतृक आवास पे भीड़ जमा हो गई। ये इसको कंट्रोल करने के लिए खुद गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक वीर सिंह को लोगों से अपील करनी पड़ी कि जनपद में धारा 144 लागू है, लिहाजा आप लोग जहाँ पे ज्यादा भीड़ न लगाएं। वहां पे भीड़ ने करीब नारे भी लगाए, लेकिन पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी उनको हटाने के लिए। पवन, यहाँ पर समझने वाली बात यह भी कि आपने जिस तरीके से बताया कि जैसे ही मौत की खबर मिलती है तो इलाकाई लोग आज जो है पूरे दिन बाजार बंद करते हैं, और साथ ही साथ अगर आसपास के आपके लोग अगर मौजूद हों तो उनसे बात करने की कोशिश करिएगा और रिएक्शन लीजिएगा प्लीज।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके पैतृक आवास और कब्रिस्तान से थोड़ा दूर हूं, और क्योंकि समय नजदीक हो गया है, इसलिए जी। पुलिस ने वहां पे जो भी भीड़ थी उसको हटा दिया है, और अब वहां पे बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे हम बात कराने में असमर्थ हैं। पवन, कोई लेकिन बात जैसे नहीं। ही कोई आखिर में आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि डॉन भले ही जेल में बंद रहा हो, लेकिन चुनाव चूंकि करीब थे, ऐसे में कहा जाता है कि जेल में बंद होने के बावजूद भी वो पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा प्रभाव छोड़ता था। अब उसके खत्म होने के बाद क्या वो प्रभाव कम होगा क्या, या खत्म हो गया वो प्रभाव भी क्या इसी के साथ में? जी जी जी, बिल्कुल। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूपी में कोई भी चुनाव होता था, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चुनाव, बिना अंसारी बंधुओं के उसमें जी। दिलचस्पी के कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतता था। आलम यह था कि अंसारी बंधु जिस कैंडिडेट के ऊपर हाथ रखते थे, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मान लीजिए, या प्रधान का चुनाव मान लीजिए, विधायक का चुनाव मान लीजिए, जी। या जिला पंचायत का चुनाव मान लीजिए, कहीं ना कहीं अंसारी बंधुओं की इसमें अहम भूमिका रहती थी, और खास तौर से मुख्तार अंसारी की। लेकिन अब चूंकि मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो गए हैं, तो ऐसे में ये काफी पवन। बड़ा नुकसान माना जा रहा है। ठीक है पवन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे, चूंकि कल सुबह करीब 10 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो जिस तरीके के हालात हैं, वो कह रहे हैं कि 2 से 3 बजे के आसपास पवन मिश्रा बता रहे थे कि डेड बॉडी गाजीपुर जिले पहुंचेगी, और उसके बाद सुबह करीब 10 बजे नमाज के बाद जो है, नमाज अदायगी के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। परिवार के कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन की नजर है कि कौन लोग इस अंतिम जनाजे में, इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, और इस पर भी नजर लगातार बनाए हुए है प्रशासन। तो ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कल की तस्वीरें हैं, जब उन्हें बांदा जेल में लाया गया था। बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही खबर मिलती है कि अब नहीं रहा डॉन, और डॉन दरअसल में इतिहास बन चुका है। और अब जो है वो कुछ ही घंटों बाद 2 से 3 बजे के आसपास ये उम्मीद की जा रही है कि गाजीपुर जिले में डेड बॉडी पहुंच जाएगी, शव वाहन पहुंच जाएगा तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, और उसके बाद कल सुबह 10 बजे डॉन का अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जो शख्स, जो डॉन दूसरों को कभी सुपुर्द खाक किया करता था, मिट्टी में मिला दिया करता था, अब वो खुद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बांदा जिले में भी किए गए थे, और साथ ही साथ गाजीपुर जिले में भी आज इलाकाई लोगों ने बाजार बंद रखा था इसके आक्रोश में। और जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया है, लोग काफी गमगीन भी हैं, आक्रोशित भी हैं, और दबी जबान में इस पूरे प्रकरण का विरोध भी कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, हमारे संवाददाता पवन मिश्रा बतला रहे थे कि 2 से 3 बजे के आसपास ये जो डेड बॉडी है वो गाजीपुर जिले में पहुंच जाएगी, और कल सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा डॉन। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लखनऊ से क्या कुछ अपडेट है? न्यायिक आदेश दिया गया है, जांच की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है कलीम? देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के, तो माफिया मुख्तार अंसारी का भले ही देहांत हो गया हो, लेकिन देहांत होने के बाद जिस तरह से उन्हें गाजीपुर पहुंचाया जाएगा और वहां कालीबाग कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसको लेकर के कई जो बयानबाजी की बात की जाए, बयानबाजी को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से बयानबाजी सामने आई है। जिसमें अगर बात की जाए विपक्ष पार्टियों की, तो उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरने का काम भी किया है, क्योंकि जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी की अगर 2 दिन पहले की तस्वीरों की बात की जाए, जब उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, तो उस दौरान परिवार को सूचना दी गई थी, परिवार मेडिकल कॉलेज पहुंचा था, तब उस दौरान बेटे को तो मिलने नहीं दिया गया था, न ही वकील को मिलने दिया गया। लेकिन अगर बड़े भाई अफजाल अंसारी की बात की जाए, तो अफजाल अंसारी को पिछले दरवाजे से ले जाकर मुख्तार अंसारी से मुलाकात कराई गई थी। मुलाकात कराने के बाद जब अफजाल अंसारी बाहर आए थे, तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर के जो बयान दिया था, उस बयान में यह कहा था कि भाई ने यह कहा है कि उसको जेल के अंदर जो है जो खाने में धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी मौत हो जाए। और अगर इसी के बाद की अगर बात की जाए, जब देहांत हो गया मुख्तार अंसारी का देर रात, जो
पुष्टि की गई। पुष्टि करने के बाद आज जो एक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो वायरल होने के बाद उसमें साफ तौर से देखा गया कि मुख्तार अंसारी का बेटा उससे बातचीत कर रहा है और बातचीत में कई बातें मुख्तार अंसारी के द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन इस ऑडियो की बात की अगर की जाए तो इस ऑडियो के बाद से भी प्रशासन पूरी तरीके से और अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से शाम को बांदा से उसका जो शव गाजीपुर के लिए जब भेजा जा रहा था, तो पहले अगर उस रूट की बात की जाए, क्योंकि जो पूरा रूट प्लान तैयार किया गया था, क्योंकि कौशाम्बी फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जो शव पहुंचना था, लेकिन जब रास्ते से ही पूरा रूट प्लान ही बदल दिया गया। यानी कि अगर बात की जाए फतेहपुर कौशाम्बी से होते हुए जो प्रयागराज पहुंचना था, तो उसके बाद अब चित्रकूट के रास्ते ये शव जो है गाजीपुर पहुंचेगा, क्योंकि चित्रकूट के रास्ते से होते हुए पूरा रूट प्लान जो बदला गया है, वहां पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी कि अगर बात की जाए पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है, उस कॉरिडोर के लखनऊ में क्या कुछ हलचल है इसे लेकर? सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया जाएगा। लखनऊ में क्या कुछ हलचल है इसे लेकर? लखनऊ की हलचल की बात की जाए तो उसको देखिए राम जी, जिस तरीके से लखनऊ के हलचल की बात की जाए तो उसको लेकर के साफ तौर से डीजीपी मुख्यालय से डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ निर्देश दिए हैं, और यूपी को जिस तरीके से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया था, तो उसके साथ ही अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे लगातार यहां भी निवास करते हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो उसका एक दबदबा रहा है, वो दबदबा पूर्वांचल के साथ साथ जो बात की जाए दिल्ली के साथ पंजाब समेत लखनऊ में भी उसका दबदबा रहा है, क्योंकि लखनऊ में भी उसकी कई ऐसी संपत्तियां थी जहां पर उसके गुर्गे निवास करते थे, और उन्हीं संपत्तियों को सरकार ने जब्त भी किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी पुलिस पूरी तरीके से पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। जहां पर मुख्तार अंसारी के निवास से संपत्ति थी, वहां पर भी पूरी तरीके से फोर्स जो है तैनात है, और तैनात होने के साथ साथ जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फोर्सों की तैनाती की गई, कि जिससे वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ सके, और उससे निपटने के लिए फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और इस खास बात यह है, निगाह बनाने के साथ साथ सभी अधिकारियों को सख्त तेवर में निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी नहीं हो जाता है, तो तब तक किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। अगर अप्रिय घटना घटती है तो जो भी संबंधित अधिकारी होगा उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हमने देखा कि बीते साल माफिया ब्रदर्स की मौत होती है, उन्हें गोली मारी जाती है, हत्या होती है, उसके बाद जांच कमेटी जो है पूरे मामले की जांच करती है। उसके बाद अब इस तरीके से जो प्रकरण सामने आया है उसमें भी मामले की जांच 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन ये जो बीता 1 साल है, करीब 13 महीना है ये, इस दौरान 3 बड़े माफियाओं का अंत हो चुका है। यानी कि माना जाए कि अब जो माफिया है उनसे मुक्त हो चुका है यूपी का दरबार। कलीम देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए माफियाओं से जो यूपी मुक्त होने की बात है, तो फिलहाल 15 अप्रैल की रात आपको याद होगा, जिस दौरान जो कसारी कब्रिस्तान से माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ को ले जाया गया था, वहां से जिगाना पिस्टलें बरामद की गई थी, और उसके बाद कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया था, वहां पर उनका मेडिकल कराया जा रहा था। उसी मेडिकल के दौरान जो सुरक्षा का घेरा था, वो सुरक्षा का घेरा कमजोर हुआ, और उसी दौरान शूट आउट में दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। फिलहाल जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स का अंत हुआ था 15 अप्रैल को, उसके बाद एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था और एसआईटी का गठन किया गया था, जो सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसमें लापरवाहियां देखनी थी कि आखिर जो सुरक्षा का घेरा था, वो सुरक्षा का घेरा आखिर कहां से कमजोर हुआ, जिसके बाद ये शूट आउट की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए 15 अप्रैल की रात थी, लेकिन ये 28 मार्च की रात है, जब 28 मार्च की रात को माफिया मुख्तार अंसारी का देहांत हुआ। क्योंकि जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी को 3 माह से बांदा जेल में सजा काट रहा था, और अगर इसकी बात की जाए लगभग 1 दशक होने को है जिस तरह से वो जेलों में अपनी सजा काटते हुए, क्योंकि अभी अगर बात की जाए उसको 8 मामलों में सजा हुई है, जिसमें से 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और अगर इसी के तर्ज पे अगर बात की जाए, जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की जेलों में बंद था और साल 2002 में किया था, यानी कि सरेंडर किया था, और साल 2004 में जो बात की जाए कृष्णानंद राय की हत्या को अंजाम दिया गया। और उसी दौरान अगर बात की जाए साल 2004 में
तो उस बीच LMG उसके पास से जो बरामद की गई थी, रिटायर्ड SPA यानी कि अगर बात की जाए जिन्होंने इस्तीफा दिया था, शैलेंद्र सिंह, उन्होंने जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर दबाव भी बना और दबाव बनने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन इस कार्रवाई की बात की जाए तो लगातार माफिया मुख्तार अंसारी पर अधिकारियों की निगाह टेढ़ी नजर आ रही थी और उसी चीज को लेकर के लगातार मुख्तार अंसारी अपनी गुहार भी लगा रहा था और अपनी जान की भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहा था, जिसको लेकर कोर्ट में भी लगातार अर्जियां दाखिल कर रहा था। जी कलीम, आप बने रहिए इस पूरी खबर पर, मैं एक रिपोर्ट पढ़कर दोबारा आपका रुख करता हूं। दरअसल मुख्तार अंसारी जिसका सपना था क्रिकेटर बनकर देश का नाम रोशन करने का, लेकिन वो बन गया एक माफिया डॉन। इसी के साथ इंटर स्टेट क्रिकेटर जो गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजता था, वो अब लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने लगा था और इसकी शुरुआत हुई थी सच्चिदानंद राय के कत्ल से। रिपोर्ट देखिए। 80 का दशक, वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर गाजीपुर। उन दिनों मुख्तार अंसारी नाम का लड़का कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। एक इंटर स्टेट क्रिकेटर, देश के लिए खेलने का सपना, दादा की तरीके से देश के लिए कुछ कर गुजर और बहुत सारी उम्मीदें। उन दिनों मुख्तार के पिता सुबाउल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद से नगर पंचायत के चेयरमैन थे। वैसे तो इलाके में और भी प्रभावशाली लोग थे, जिनमें राय का नाम भी शामिल था। राय का बड़ा हुआ रसूख और इसी के चलते मुख्तार के पिता की उससे अदावत हो गई। कहा जाता है कि राय ने भरे बाजार मुख्तार के पिता को देख लेने की धमकी दी थी। इस बात की खबर जब मुख्तार को लगी तो उसने राय को रास्ते से हटाने की ठानी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मोहम्मदाबाद में राय बिरादरी काफी प्रभावशाली थी और जनसंख्या के लिहाज से भी ठीक ठाक थी। इससे मुख्तार को समझ आ चुका था कि राय को अकेले रास्ते से हटाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए उसे किसी और के साथ की जरूरत पड़ी। 1987 में मुख्तार के आपराधिक गुरुओं ने राय को गोलियों से छलनी करवा दिया और इसी के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एक ऐसा अध्याय जिससे गाजीपुर की धरती लहूलुहान होने लगी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मुख्तार ने जिस साधु सिंह को अपना क्राइम गुरु बनाया था, वो पूर्वांचल के एक और माफिया डॉन ब्रजेश सिंह का कट्टर दुश्मन था और आने वाले कुछ दिनों में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या होने वाली थी। आगे की कहानी में बताएंगे मुख्तार को मारने का वो खूनी प्लान जिसे ब्रजेश सिंह ने दिया था अंजाम। आजमगढ़ के तरिया में एक ही दिन में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। वो ठाकुरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद ये तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश सिंह की शरण ले ली। अब ठेका नाक का सवाल बन चुका था। ब्रजेश सिंह साहिब सिंह की सरपरस्ती से अलग होकर खुद मैदान में उतर चुका था। पुलिस उसे खोज रही थी, लेकिन उसके पास उसकी कोई फोटो नहीं थी जिससे ब्रजेश की पहचान हो सके। मुख्तार 1996 में मऊ से बीएसपी के विधायक चुन लिए गए थे। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावरों में से एक मनोज राय वहीं ढेर हो गया। बिहार का मूल निवासी मनोज राय बनारस में रहता था और वो गायकी में उभर रहा था। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कहा जाता है कि इस वाकये के बाद ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और फिर मुंबई जा पहुंचा। वहां सुभाष ठाकुर और इसके बाद वो दाऊद इब्राहिम से मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका।
मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।